नमस्कार। आर्या स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे टेट और सी टेट के लिए मुख्य पाठ्यक्रम वंशानुक्रम और वातावरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड हेरिडिटी एंड इनवायरमेंट। पहले हम लोग वंशानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले वंशानुक्रम नाम से ही स्पष्ट है, जो वंश का क्रम होता है, वंश का जो क्रम होता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वह लक्षण जो माता पिता या पूर्वजों द्वारा उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर्ड होते हैं, उन्हें वंशानुक्रम, आनुवांशिकता, पैतृकता, वंश परंपरा, इन नामों से जाना जाता है। अब वंशानुक्रम के जनक कौन थे? वंशानुक्रम के जनक थे जॉर्ज मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, और इन्हें कई नामों से जाना जाता है। वंशानुक्रम को कई नामों से जाना जाता है, जैसे आनुवांशिकता, पैतृकता, वंश परंपरा, इन कई नामों से इसमें जाना जाता है, जिसके जनक थे ये जनक। आनुवांशिकता, पैतृकता, वंश परंपरा, वंशानुक्रम तो आप जान ही गए, इन नामों से इनको जाना जाता है। अब ये आप सोच लें, कभी कभी पूछेगा कि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है, किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? ऑप्शन रहेगा वंशानुक्रम का, दूसरा रहेगा वातावरण का, तीसरा रहेगा दोनों का, चौथा रहेगा किसी का नहीं। तो आप किसको लगाएंगे? दोनों का। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। जो जैव वैज्ञानिक थे, जो जैव वैज्ञानिकों ने कहा कि बच्चे के विकास के लिए जो है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो पर्यावरणवादी थे, इन्वायरमेंट साइंस के जो लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, बच्चे के विकास पे जो है ज़्यादा प्रभाव वातावरण का पड़ता है। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि ज़्यादा प्रभाव जो है बच्चों के विकास पर दोनों का पड़ता है, वंशानुक्रम का भी पड़ता है और वातावरण का पड़ता है। लेकिन एक वाटसन नामक वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? वाटसन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि ज़्यादा प्रभाव वातावरण का पड़ता है। किसका पड़ता है? वातावरण का। क्वेश्चन आता है कि किस वैज्ञानिकों ने बताया? तो वाटसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि बच्चे के विकास पर ज़्यादा प्रभाव जो है वातावरण का पड़ता है, लगभग 60%। और इन्होंने यह भी चैलेंज किया था कि अगर कोई व्यक्ति हमें 1 दर्जन बच्चा दे दे और हमको उसके बारे में, उसके वंशानुक्रम के बारे में ना बताए, तो हम वातावरण में उनको रख करके, इन्वायरमेंट में रख करके, हम एक बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, एक बच्चे को इंजीनियर बना देंगे, एक बच्चे को अध्यापक बना देंगे, एक बच्चे को जज या वकील बना देंगे, एक बच्चे को डाकू भी बना देंगे, एक बच्चे को बहुत साधु सन्यासी बना देंगे। तो इनका ये दावा था कि बच्चे के विकास पर वातावरण का ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के विकास पर वातावरण का ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ रहा है? दोनों में, वातावरण और वंशानुक्रम में किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से, और किस वैज्ञानिक ने इस बात को कहा था
वाटसन नामक वैज्ञानिक ने कहा था। तो इस तरीके से ये 2-3 चीज़ें थी, आप इसको नोट कर लें या याद कर लें। और अब देखें कि वंशानुक्रम और वातावरण को 2 भागों में थोड़ा सा हम बांट देते हैं जा समझने के लिए। वंशानुक्रम जो होता है ये जो है फिक्स्ड होता है, यानी अस्थाई होता है, अस्थाई। और इसको आप स्टैटिक भी कहते हैं, स्टैटिक या फिक्स्ड भी कहते हैं। दूसरा है ये वातावरण जो आपका होता है ये डायनेमिक होता है, डायनेमिक गतिशील या परिवर्तनशील होता है, ठीक। और वंशानुक्रम को उन्होंने प्राकृतिक कहा। क्या कहा? प्राकृतिक कहा। क्या कहा? प्राकृतिक कहा। और इसको वातावरण को लोगों ने सामाजिक कहा। सामाजिक का इसका भी क्वेश्चन बनता है। फिर इसको इन्होंने जैविक कहा। क्या कहा? जैविक कहा। और वातावरण को क्या कहा? अजैविक कहा। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को आता है, नेचर, इंग्लिश में नेचर, प्रकृति, NATURE, नेचर, और नर्चर, कंफ्यूज मत होइएगा। वातावरण को इन्होंने नर्चर कहा और वंशानुक्रम को इन्होंने नेचर कहा। ये चेंज नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते। ये चेंज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ये मेन पॉइंट है आपके इंपॉर्टेंट करने के। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वंशानुक्रम अस्थाई है, इसको इंग्लिश में स्टैटिक या फिक्स्ड कहते हैं। ये नेचुरल है, नेचुरल है। ये बायोटिक है, मतलब जैविक है। और ये नेचर और नर्चर का बड़ा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि नेचर माने प्रकृति होता है और नर्चर माने वातावरण होता है। ये चेंज नहीं किया जा सकता और इसको चेंज किया जा सकता है। और इनके कुछ नियम हैं। पहले हम लोग वंशानुक्रम के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद जो है वातावरण के बारे में जानेंगे। बारी बारी से टॉपिक पढ़ाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तब तक मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा और आप लोग मेहनत से पढ़िए और मैं भी मेहनत से पढ़ाऊंगा। और भगवान ने चाहा नहीं, ईश्वर ने चाहा तो हम लोग जो है आप लोग अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। और अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें मेरे मोटिवेशन के लिए, और सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो आप लोगों तक पहुँचता रहे। और अब हम लोग जानेंगे वंशानुक्रम का नियम। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वंशानुक्रम का नियम। इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ हेरिडिटी। अब इसको हम समझेंगे। ये मुख्य रूप से 3 नियम वंशानुक्रम के हैं। पहला है समानता का नियम। समानता का नियम समझते चलें, फिर आगे हम बताएंगे। समानता का नियम किसने दिया था? सोरेंस। किसने दिया था? सोरेंस और डार्विन ने दिया था। आता है क्वेश्चन कि समानता का नियम, वंशानुक्रम के समानता का नियम के प्रतिपादक कौन थे, किसने दिया था, जनक कौन थे? सोरेंस और डार्विन थे। इन्होंने ये कहा कि जो माता पिता के
संतानें होती हैं, यानी बात जो संतानें होती हैं जो अपने पूर्वजों से जो लक्षण लेके आती हैं, ये समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने क्या कहा कि गोरे माता पिता हैं तो उनकी संतानें क्या होंगी? गोरी होंगी। अगर सांवले माता पिता हैं, काले माता पिता हैं तो उनकी संतानें क्या होंगी? काली होंगी। बस इतना ही है। इसकी उदाहरण है कि गोरे माता पिता की संतान समझने के लिए गोरी होगी, गोरी होगी। बस इतना समझ लें कि समान, नाम से ही स्पष्ट है, समानता का नियम कि जो संतानें ट्रांसफर्ड होंगी, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे, माता पिता के जो कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफ़र होंगे वो समान होंगे। दूसरा नियम इन्होंने दिया विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम इसको किसने दिया? इसको लैमार्क एम डार्विन ने दिया। लैमार्क एम डार्विन ने दिया। इन्होंने ये बताया कि माता पिता के वह कैरेक्टर जो उनकी संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें आनुवंशिक कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वो उनके समान हों, यानी समानता का इन्होंने थोड़ा सा जो है विरोध किया कि वो जरूरी नहीं है कि वो समान हो, विभिन्न हो सकते हैं। जैसे कि गोरे माता पिता की संतानें सांवली भी हो सकती हैं, काली भी हो सकती हैं। इन्होंने कहा कि गोरे माता पिता की संतान सांवली या काली भी हो सकती है। तो बस नाम से ही आप क्लियर कर लें और केवल ये इम्पॉर्टेंट कर लें कि किस विभिन्नता के नियम को, वंशानुक्रम के विभिन्नता को नियम को किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया, किसने खोजा, ये है। अगला आपका है, इसमें थोड़ा सा अभी लैमार्क और डार्विन की चर्चा हुई है तो लैमार्क और डार्विन के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि लैमार्क भी जो है जैव विकास में बच्चों के विकास के लिए इन्होंने भी 3 नियम दिया था। कौन कौन नियम दिया था? लैमार्क के नियम। लैमार्क के कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी, लैमार्क के नियम। पहला नियम इन्होंने दिया था देखिए याद आ रहा था अभी, पहला नियम इन्होंने दिया था, लैमार्क ने दिया था, वो तो संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता वो था, उसका क्या था जो है, अरे क्या हाँ देखिए, वातावरण का सीधा प्रभाव। लैमार्क के नियम, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। लैमार्क के नियम, वातावरण का सीधा प्रभाव। इन्होंने कहा जो है प्रत्येक जीव जंतु पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जीव जंतु पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण से वो प्रभावित होते हैं और जैसा वातावरण उनको मिलेगा वैसी उनके अंदर चेंजिंग होगी और वह चेंजिंग पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। आगे उदाहरण के रूप में हम लोग समझेंगे। पहले तीनों नियम को हम समझ लें। वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग।
इन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स या जो बच्चे अपने अंगों के ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो अंग उनके मजबूत हो जाते हैं और वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में जाते रहते हैं। जैसे पहलवान का बेटा पहलवान होगा, पहलवान का बेटा पहलवान होगा। फिर इन्होंने एक नियम और दिया, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। इन्होंने ये कहा कि जो परिवर्तन वातावरण के द्वारा हो जाता है वो परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में चलता रहता है। और इन्होंने तीनों का उदाहरण एक दिया, किसका उदाहरण दिया? जिराफ का दिया। किसका दिया? जिराफ का दिया। इन्होंने कहा कि अफ्रीका के जंगलों में जो घासें थीं बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे प्राकृतिक परिवर्तन हुआ, जंगलों में घासें समाप्त हो गई, सूखा पड़ गया, क्लाइमेट चेंज हुआ, सूखा पड़ गया। जब घासें समाप्त हो गई तो जो जिराफ थे, पेड़ पौधे जो थे, ये पेड़ पौधे थे, ये जिराफ जो थे, इनको पत्तियों खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंची करने लगे और धीरे धीरे अपनी गर्दन को जो ऊंची करने लगे वे, तो इस तरीके से उनकी गर्दन ऊंची हो गई और यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनकी संतानों में चलता रहा। तो जो उपार्जित लक्षण मतलब जो परिवर्तन के बाद जो लक्षण आया वह लक्षण उनकी संतानों में दिखाई देने लगा। इस प्रकार जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। अब हम पढ़ेंगे डार्विन का नियम। अच्छा, लैमार्क की एक पुस्तक थी, लैमार्क की पुस्तक को आप नोट कर लें। लैमार्क की पुस्तक, लैमार्क की पुस्तक क्या थी? जो फिलॉसफिक जूलॉजिक ए फिलॉसफिक जूलॉजिक, इनकी ये पुस्तक थी। ये भी कभी कभी क्वेश्चन है, लैमार्क की पुस्तक का नाम बताइए, फिलॉसफिक जूलॉजिक। अब हम पढ़ेंगे इनको, अगर हो तो आप थोड़ा सा कहीं राइट कर लें। और डार्विन के बारे में थोड़ा सा जान लें, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये उसी से संबंधित था तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। डार्विन जो वैज्ञानिक थे उनकी पुस्तक का नाम था डार्विन वैज्ञानिक की पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सेलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन। और इन्होंने क्या नियम दिया था? पहले इन्होंने दिया था कि संतान उत्पन्न की संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राणी में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। कोई भी जीव हो अपने वंश को चलाने के लिए, चूँकि वंशानुक्रम का ये चैप्टर है, तो कोई भी जीव हो अपने वंश को चलाने के लिए संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता उसमें होती है। वो अधिक से अधिक अपने संतान को पैदा करने के लिए प्रयास में रहता है कि मेरा वंश चले। तो संतान उत्पत्ति की प्रत्येक जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा दिया इन्होंने जीवन संघर्ष। ये मतलब है कि जब वो संतान पैदा हो जाती, बच्चा पैदा हो जाते हैं या पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो उन्हें पानी के लिए, हवा के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, कपड़ा के लिए, रहने के लिए जीवन संघर्ष होने लगता है। उनमें आपस में क्या होता है? जीवन संघर्ष होने लगता है। हम जो है अच्छा वातावरण पाएँ, अच्छी पानी पाएँ, अच्छी हवा पाएँ,
अच्छे बीज, अच्छा खाद पानी, मतलब कि हर प्राणी को अच्छा बनने के लिए, अच्छे क्लाइमेट के लिए जीवन संघर्ष एक दूसरे से वो करता रहने के लिए, एटमॉस्फेयर में अडाप्टेशन के लिए, समायोजन के लिए, अनुकूलन के लिए वो जो है जीवन संघर्ष करता रहता है। तीसरा है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन। इन्होंने कहा कि संतानों की प्रचुर क्षमता होती है, जीवन संघर्ष होता है, फिर प्राकृतिक चयन होता है। संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता मीन्स अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक जीवों में अभिलाषा होती है। फिर उसके बाद अपने अस्तित्व को बनाए रख लेने के लिए जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष आप देख लें, हर प्राणियों में, चाहे वो छोटा सा छोटा जीव हो या बड़ा सा बड़ा जीव हो, जीवन संघर्ष होता रहता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। फिर वो जीव जो उस परिवेश में अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं, उनके अनुकूलित हो जाते हैं, उनके जो उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, सामाजिक क्षमता जो उनके अनुकूल होती है उस वातावरण के, वो लोग अडाप्ट कर लेते हैं और रहते हैं। और जो लोग नहीं रह पाते, उनकी क्षमता उनके अनुकूल नहीं होती, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने उदाहरण जिराफ का ये दिया था, और जिराफ का उदाहरण उन्होंने इस प्रकार दिया था कि जो जंगलों थे, अफ्रीका के जंगलों में जो जिराफ थे वो छोटी गर्दन वाले भी थे और लंबी गर्दन वाले भी थे। अब जब धीरे धीरे घास समाप्त हो गई, सूखा पड़ गया या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण उनके घास नहीं मिली, भूख लगी उनको, तो वो पेड़ की पत्तियां खाने का प्रयास किए। पेड़ की जब पत्तियां खाने का प्रयास किए तो अपनी गर्दन को ऊंची किए। जब अपनी गर्दन को ऊंची किए तो जो छोटे जिराफ थे वो गर्दन को ऊंची नहीं कर पाए, इसलिए वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। और जो बड़ी गर्दन वाले थे वो उसको पाए और धीरे धीरे वो जो है उसको उसमें सरवाइव कर गए और रहने लगे। तो इस प्रकार जिराफ का उदाहरण इन्होंने भी दिया था। तो इस प्रकार एक आता है आपका नव डार्विनवाद। थोड़ा सा अब यहाँ बात चल रही है, ये तो डार्विन था, एक नव डार्विनवाद, नव डार्विनवाद। इसके जो थे मता ये किसके मतानुसार नव डार्विन था? ह्यूगो डुब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज। ये इनका जो सिद्धांत था उत्परिवर्तनवाद, परिवर्तनवाद। कभी कभी आता है कि उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के जनक कौन थे? ह्यूगो डू ब्रीज थे। इन्होंने दोनों लोगों का विरोध किया, लैमार का भी विरोध किया और डार्विन का भी विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो संतानों में जो लक्षण आते हैं वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आते, वो लक्षण एकाएक परिवर्तन से हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी अंग में चेंज हो जाए। जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, तो वो उनके जीन में जो है परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन से उनके अंदर एक नई लक्षण दिखाई देते हैं, एक नया लक्षण दिखाई देता है। इस प्रकार जो है वो लक्षण दिखाई देता है। तो इस तरीके से उन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। ये था आपका। और अगला आपका विभिन्नता का नियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्तन या प्रत्यावर्तन का नियम। इसको किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ये सारी चीज़ें जो मेन है यही चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं। यही चीज़ ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता है, किस वैज्ञानिक ने दिया था प्रत्यावर्तन का नियम? मेंडल नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जो माता पिता के कैरेक्टर होते हैं बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो समान हो, भिन्न होते हैं, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें, वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें, यह जो है जरूरी नहीं है। और इन्होंने भी, मेंडल ने भी 3 नियम दिया था। आपका पहला नियम मेंडल के नियम। और मेंडल जो थे हमने बताया था मेंडल वंशानुक्रम के जनक हैं, यानी वंशानुक्रम के जनक भी इन्हें कहा जाता है। और ये एक पादरी थे, कहाँ के रहने वाले थे? यूगोस्लाविया के रहने वाले थे। ये किस पे प्रयोग किए? मटर पे प्रयोग किए।
मटर पे क्यों प्रयोग किए, क्योंकि ये द्विलिंगी पौधा था। द्विलिंगी मीन्स होता है कि नर प्लस मादा दोनों उसमें पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों कैरेक्टर उसमें पाए जाते हैं, नर प्लस मादा दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। और एक रीज़न था कि एक वार्षिक पौधा होता है, एक वार्षिक मतलब एक वर्ष में अपना जीवन पूरा कर लेता है। इस तरीके से बहुत सारे जो उसके रीजन थे मटर के पौधे पे। अब जब ये मेंडल वंशानुक्रम की खोज कर रहे थे तो उस समय इनका बड़ा विरोध हुआ, लोगों ने हंसी उड़ाया। लेकिन आगे चल कर के जो है बाद में जब इनकी डेथ हो गई तो कई साल पहले जो बाद में जो है कई साल बाद में इनकी किताबों को खोजा गया, देखा गया कि जो चीज़ें आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज़ कई साल मतलब कई साल पहले जो है किसी ने खोजा था। तो मेंडल के इसी आधार पे वंशानुक्रम या हेरिडिटी के फादर कहा गया। और इस तरीके से इन्होंने अपना जो नियम दिया था वो मटर के पौधे पे दिया था अपना नियम। तो इन्होंने पहला नियम था कि मेंडल के नियम थोड़ा जान लें। मेंडल के नियम, मेंडल के नियम पहला प्रभाविता का नियम। इन्होंने ये कहा कि दो कैरेक्टर वाले पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो एक कैरेक्टर दिखाई देता है, एक कैरेक्टर नहीं दिखाई देता है। जो कैरेक्टर दिखाई देता है उन्हें हम प्रभावी कहते हैं, जो कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है उन्हें हम अप्रभावी कहते हैं। प्रभावी को डोमिनेंट कहा गया इन्होंने, और जो अप्रभावी को रिसेसिव कहा। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंट भी कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट भी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी मतलब और स्मॉल टी, ये बौना पौधा, ये लंबा पौधा, ये बौना पौधा आपका हो गया, बौना पौधा हो गया, ये लंबा पौधा। दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया, ये देख लीजिए आप, तो ये सारे पौधे जो लंबे हुए और इसमें सारे पौधे लंबे हुए, लेकिन एक लक्षण जो है छिपा हुआ है। कौन सा लक्षण छिपा हुआ है? जो बौनेपन का लक्षण छिपा हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि ये सारे पौधे जो है लक्षण, ये सभी पौधे लंबे हुए, ये सभी पौधे लंबे हुए। फिर दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया? दूसरा नियम दिया पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा नियम इन्होंने पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस प्रकार इन्होंने कहा कि जब F2 जनरेशन में उन्हीं लंबे पौधे को जो संकर प्रजाति के थे जिसमें एक लक्षण छिपा था, एक लक्षण प्रभावी था, उनको पुनः क्रॉस कराया गया। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस कराया गया, हालांकि ये दोनों लंबे ही हैं लेकिन इसमें एक लक्षण छिपा हुआ है, एक लक्षण प्रभावी है। इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो ये कैपिटल टी यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, ये आपका कैपिटल टी दोनों हो जाएंगे, लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ से लेंगे इसको, यहाँ इसको लेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। फिर यहाँ से इसको लेंगे, यहाँ से इसको लेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। फिर ये यहाँ से लेंगे इसको, यहाँ से इसको लेंगे तो स्मॉल टी हो गया। तो इन्होंने कहा ये लंबा है आपका, ये भी दोनों लंबे हैं, और ये आपका बौना है। इन्होंने कहा दूसरी पीढ़ी में ये F2 जनरेशन था, पहला F1 जनरेशन था। तो इसमें ये आपका 1:2:1 का अनुपात। कभी कभी पूछता है कि पृथक्करण नियम में कौन सा अनुपात था? 1:2:1 का अनुपात। एक लंबा, ये भी दोनों लंबे, लेकिन इसमें एक प्रभावी है, एक अप्रभावी है। तो इस प्रकार से जो है अगला नियम आपका क्या है? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। बहुत छोटा सा शॉर्टकट में हम बता रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इन्होंने दो कैरेक्टर वालों को बीच क्रॉस कराया और इन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे कभी हावी नहीं होता है, वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे गोल दाने वाले और हरे कलर की बीज, गोल और हरे कलर के बीज, और जो है झुर्रीदार और पीले कलर के बीजों के बीच क्रॉस कराया
तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि वो लक्षण एक दूसरे पे प्रभावी नहीं होते हैं। तो यहाँ हम लोग ये 3 नियम जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम का सिद्धांत। अभी आप इसको समझ लें, प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी। अब पहला नियम था आपका जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत इसे दिया था गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? गाल्टन। इसको आप याद कर लें। गाल्टन सुजनकी शास्त्र के सुजनकी शास्त्र के जनक भी हैं, सुजनकी शास्त्र के जनक भी हैं गाल्टन नामक वैज्ञानिक। और गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने ये कहा कि जो माता पिता से जो कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, उनमें जो है माता और पिता के द्वारा बच्चों में 1/2% लक्षण होने की उम्मीद होती है। 1/2 माता पिता से, 1/4 बाबा दादी से, 1/8 पर बाबा पर दादी। इसमें यहाँ नाना नानी भी आप जोड़ लें, नाना नानी। और पर बाबा पर दादी पर नाना पर नानी। 1/16 अदर, मतलब कि 1/2 घर के और सदस्य। तो इस तरीके से ये इनका ये सिद्धांत था। जो सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था। गाल्टन सुजनकी शास्त्र के जनक भी हैं, जिन्होंने 1885 में बुद्धि शब्द की खोज भी की थी। इसको हम बुद्धि वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ ये समझ लें आपकी माता पिता से कितने % कैरेक्टर आते हैं? 1/2। और बाबा दादी और नाना नानी से कितने % आते हैं? 1/4। पर बाबा पर दादी पर नाना पर नानी से कितने % आते हैं? 1/8। घर के और सदस्य जैसे मौसा मौसी, बुआ फूफा फूआ या चाचा चाची या मौसा और जो सदस्य हैं उन लोगों से जो 1/16 कैरेक्टर जो है ये आते हैं। तो इस तरीके से गाल्टन ने इस सिद्धांत को दिया था। अगला सिद्धांत है दूसरा सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों का आवितरण या असंक्रमण का सिद्धांत। अब इसको किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। बीजमैन ने दिया था। इसे भी आप देख लें। इसको किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। इन्होंने ये कहा कि जो वातावरण के प्रभाव के कारण जो लक्षण संतानों में आते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो लक्षण जो है उनके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते रहें। ये हो ही नहीं सकता। इन्होंने लैमार्क और डार्विन का विरोध भी किया था। और इन्होंने विरोध जो किया था, उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा किया था। इन्होंने एक कमरे में कुछ चूहों को रख करके उन सारे चूहों के पूँछों को काट दिया था और फिर उसमें उनके खाने की व्यवस्था और सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके रहने की पूरी व्यवस्था कर दिया था। फिर उन्होंने कुछ महीने बाद जब देखा तो जो उनसे संतानें पैदा हुई चूहों से, उन चूहों के पास पूँछें थीं। इसलिए उन्होंने उपार्जित लक्षणों के अवितरण, मतलब कि उसका वितरण नहीं होता, संक्रमण नहीं होता, तो इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। तो तीसरा है आपका उपार्जित लक्षणों के
वितरण या संक्रमण का सिद्धांत। इस नियम को डार्विन ने दिया था और उन्होंने बताया था कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो डार्विन और लामार्क ने दिया था, वो लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जिसको हमने आगे पढ़ चुके हैं उसमें। तो ये है अगला है बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत भी बीजमैन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो एक बीज कोश होता है नर और मादा, जिससे संयोग करने के बाद जो एक बीज कोश बनाते हैं, वो बीज कोश नष्ट नहीं होता, वो बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो इस सिद्धांत को बीजमैन ने दिया था। अगला है 5वां है भाषा विकास का सिद्धांत। इन्होंने कहा भाषा विकास का सिद्धांत जी किसने दिया था? चामास्की ने दिया था। ये किसने दिया था, ये ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं किसने दिया था। अब भाषा विकास का सिद्धांत चामास्की ने दिया था। चामास्की ने ये कहा था कि जो बच्चे पैदा होते हैं ये नेचुरल है कि वो बच्चे भाषा ले करके ही आते हैं, यानी भाषा सीख करके ही आते हैं। हालांकि वो वातावरण से सीखते हैं, कुछ जैसे वाइगोत्स्की ने कहा या प्याजे ने कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि जो बच्चे पैदा होते हैं जैसे सबसे पहले वो क्रंदन करते हैं। क्रंदन मीन्स रोना। तो ये भी एक भाषा हो गई। और उन्होंने कहा कि बच्चा एक वर्ष में 3 शब्द बोल लेता है, 2 वर्ष में लगभग 100 शब्द बोल लेता है। और इन्होंने 3 भाषा को 3 भागों में इन्होंने बांटा। भाषा को कई भागों में बांटा था इन्होंने? 3 भागों में। भाषा आपकी मौखिक, सांकेतिक, लिखित। तो इन्होंने कहा सबसे पहले बच्चा सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। संकेतों के द्वारा वो अपने कार्य व्यवहार को संकेतों के द्वारा, इशारा के द्वारा वो बताता है। और इसमें थोड़ा सा जैसे प्याजे और चामास्की और आपका जो है वाइगोत्स्की, प्याजे ने पहले विचार को दिया, पहले विचार आता तब भाषा आती है, और उसी को चामास्की ने कहा कि पहले भाषा आती है तब विचार आता है। ये क्वेश्चन आता है प्याजे और चामास्की के बारे में। जैसे प्याजे यहाँ लिख दें वाइगोत्स्की, एक ट्रिक है आपकी, वाइगोत्स्की, और चामास्की भी लिख दें, चामास्की, एक ट्रिक भी है आपकी। तो जैसे ये अब ये वाइगोत्स्की, वा से पहले इसके अंदर विचार आ गया, क्या आ गया? विचार आ गया, तब इसके अंदर भाषा आई। ये किसका सिद्धांत है? प्याजे का सिद्धांत है। कि प्याजे ने कहा कि बच्चे में पहले विचार आता है तब भाषा आती है, और सेम उसी को प्याजे वाइगोत्स्की ने कहा और ये चामास्की ने कहा। इन दोनों ने क्या कहा? पहले भाषा आती है तब उसके बाद विचार आता है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपके कि प्याजे ने पहले विचार को मान्यता दिया, फिर भाषा को मान्यता दिया, इन्होंने पहले भाषा को दिया फिर विचार को दिया। तो इस तरीके से वंशानुक्रम की प्रक्रिया, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, इसको हम लिखेंगे प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम की प्रक्रिया आप जानते हैं
कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया जो है किसके द्वारा होती है, क्रोमोसोम्स के द्वारा होती है। मतलब मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, मानव में गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। अब जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें नर में जो है, नर और मादा के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, नर और मादा के क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि 46 होना है दोनों को मिला करके, तो नर के जो क्रोमोसोम्स होंगे वो मान लीजिए 23 तो हुए, इसमें भी 23 हुए, और 23 जाकर के मिल करके फिर 46 बनेंगे। तो इसमें जो 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, 22 गुणसूत्र जो होते हैं, ये 22 गुणसूत्र आपके क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस मतलब समयुग्मक होते हैं। और एक जो होता है जिसको XY कहते हैं, ये आपका हेट्रोजाइगस होता है। हेट्रोजाइगस होता, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। और इसमें जो है 23 जो गुणसूत्र क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, पूरा आपका होमोजाइगस होते हैं, क्योंकि इसमें भी 22 भी तो होते हैं, लेकिन इसमें XX होता है। अब क्रोमोसोम्स जो की संरचना जो होती है वो X टाइप होती है। अब आप देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि X क्रोमोसोम्स बड़ा होता है कि Y क्रोमोसोम्स बड़ा होता है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। X क्रोमोसोम की संरचना इस टाइप होती है और Y क्रोमोसोम्स की संरचना इस टाइप होती है। तो कौन बड़ा हुआ, यानी X क्रोमोसोम्स बड़ा हुआ। ये आपका Y क्रोमोसोम्स है। कौन क्रोमोसोम्स बड़ा हुआ, X क्रोमोसोम। अब कभी कभी ये भी पूछता है, जो नर में स्पर्म होता है, जो बीज होता है निकलता है, और वो उसकी संरचना ये इस टाइप होती है, और जो मादा में अंडा निकलता है, ओवा निकलता है, उसकी संरचना इस टाइप होती है। तो इसमें गतिशील कौन होता है, तो गतिशील आपका ये जो है नर का शुक्राणु जिसको बोलते हैं, शुक्राणु या स्पर्म जो गतिशील होता है, गतिशील होता है। और ये जो है आपका गतिशील नहीं होता है। गतिशील कैसे होता है, क्योंकि इसकी में पूंछ होती है, ये पूंछ जो है ये करती है। अब हमने उसमें पढ़ाया था आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि ये जो अंडा होता है, इसके चारों तरफ ये जो है नर आपका घूमता रहता है, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये गति करता रहता है। जहाँ जगह पाता है यहाँ से घुस करके, मान लीजिए घूमते आया, यहाँ घुस करके इसके अंदर जा करके फिर जो क्या बना लेता है, जाई गोट बना लेता है। जैसा इस तरीके से ये संरचना होती है। तो ये अब प्रोसेस कैसा आपका होता है, जैसे मान लीजिए फिगर के द्वारा आप थोड़ा समझ लें। इसमें है क्या कि ये आपके मान लीजिए नर का है, ये नर का, ये आपका हो गया इस टाइप का, ये आपका मादा का हो गया, इस टाइप का हो गया। अब इसमें एक डिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो ये 2 बन जाएंगे,